चलिए देखते हैं कल से आगे। कल सीख लिए थे बीमा निकालना, यानी कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि का। तो जिस तरीके से मात्रक निकाल रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से बीमा निकालना है, ठीक है। सिर्फ उसमें फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और जो सातों बेसिक क्वांटिटी था, आधारी राशि था, उसका डायमेंशन यानी कि बीमा क्या होता है, बस इतना याद रखिएगा। सबका मात्रक और सबका बीमा निकाला। और पहले ही बोल चुके हैं कि ये ऐसा टॉपिक है जो मात्रक और बीमा है, यूनिट और डायमेंशन, वो एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं और सेकेंड ईयर तक यानी जितना भी फॉर्मूला पढ़िएगा सबका यूनिट निकलता है, सबका डायमेंशन निकलता है, सबका मात्रक और बीमा निकलता है, ठीक है। इसीलिए ये बिल्कुल याद रखना जरूरी है। और कुछ भी याद उस तरीके का नहीं रखना, सिर्फ 7 जो क्वांटिटी होता है बेसिक क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। यूनिट वाले में 2 और ज़्यादा याद रखना होता है, क्योंकि कोण का निकलता है यानी कि एंगल का, एक रेडियन और दूसरा अस्टेरेडियन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बीमीय बीमीय समघातता का सिद्धांत। या सीधे समघातता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता या होमोजीनिटी, इसका मतलब समझते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार होता है कि एक तरह का जितना भी भौतिक राशि है उसके बीमा को आप घात से समतुल्य कर सकते हैं, यानी घात से उसको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह का कहने का मतलब लंबाई को लंबाई से, द्रव्यमान को द्रव्यमान से, समय को समय से घात को बराबर किया जा सकता है, ठीक है। यही है बीमीय समघातता का सिद्धांत। लिखिए इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रकार की या एक जैसा जो भी, एक प्रकार की सभी भौतिक राशि, एक प्रकार की सभी भौतिक राशि के बीमाओं को, सभी भौतिक राशि के बीमाओं को समतुल्य बीमाओं के घात कर लीजिएगा, बीमाओं के घात को समतुल्य बराबर किया जा सकता है। समतुल्य बराबर किया जा सकता है, समतुल्य बराबर किया जा सकता है। लिखे इंग्लिश वाले में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the exponent of dimensional formula, बीमीय सूत्र, the exponent of dimensional formula of a physical quantity, can be equated
इक्वेटेड फिजिकल क्वांटिटी पहले सेम फिजिकल क्वांटिटी या सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी इक्वेटेड। देखिए तो हिंदी में इस तरीके का है कि एक ही प्रकार का जितना भी भौतिक राशि है उसकी बीमा के घात को बराबर कर सकते हैं। सम मतलब होता है बराबर, घात मतलब घात को बराबर करना है, होमोजेनिटी। ठीक है, जैसे समझिए कि अगर कोई डायमेंशन दिया हुआ है एम एल कुछ भी अपने मन से मान लेते एम एल स्क्वायर t-3 और इसके बराबर इस तरफ दिया हुआ है एम पे x एल पे y t पे z। ऐसा जैसे मैं समझ रहे हैं एग्जाम्पल कैसे इसका यूज होता है समघातता सिद्धांत का। चलिए अब करना क्या है कि द्रव्यमान को द्रव्यमान से ही मतलब मास को सिर्फ मास से ही इक्वेट कर सकते हैं। मास को इधर वाले यम को कभी यल या टी से इक्वेट नहीं करेंगे, समतुल्य नहीं करेंगे मास को केवल मास से इक्वेट करेंगे। तो हो जाएगा यम इज इक्वल टू इधर यम कितना है एक्स, यहाँ कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, इसका मतलब हुआ कि x का आंसर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से यल को यल से, यल को केवल यल से बराबर करेंगे, t से या m से नहीं कर सकते हैं। तो यल स्क्वायर इधर यल पे y तो y इक्वल टू 2 और इसी तरीके से t का -3 tz तो z इक्वल टू -3। ये हुआ समघातता है, होमोजेनिटी मतलब घात को जो है वो एक ही तरह का जितना भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि होगा सिमिलर मतलब मास को मास से, लेंथ को लेंथ से और टाइम को टाइम से इक्वेट कर सकते हैं और एक्सपोनेंट को इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये है बीमीय समघातता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लिखिए इतना लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत हो ज़रूर पूछिए। कल दिए थे जितना भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि का मात्रक निकाले थे सबका बीमा यानी कि डायमेंशन निकाले तो नहीं होंगे आप लोग, ऐसे तो पढ़ते ही नहीं थे और अभी तो खैर ऑनलाइन क्लास में कितना पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं सब कुछ पता है, इसलिए निश्चिंत हैं। एग्ज़ाम होगा नहीं होगा क्योंकि अब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम अगर हो रहा है जैसे सुने होंगे जेई वाला या पीएमटी वाला यानी कि नीट वाला एग्ज़ाम जो होगा उस पर अब इस तरीके का बिल्कुल माहौल बन चुका है। सब कुछ में राजनीति, हर चीज़ में राजनीति है भारत में। ठीक है, अब वो हो गया तब भी दिक्कत, नहीं होगा तब भी दिक्कत। ठीक है और आप लोग तो बिल्कुल सोचे होंगे अभी कब तक ये कोरोना ख़त्म होगा, क्लास कब से रेगुलर शुरू होगा, हम लोग का भी क्लास हो पाएगा आगे 12th वाली, ये तो अभी 11th मतलब 3-4 महीना है, फिर जनवरी से 12th का क्लास स्टार्ट हो जाता है। उस समय तक भी अगर क्लास स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, मतलब सब कुछ सोच लिए, सिर्फ पढ़ाई का छोड़ के बाकी सब कुछ सोच लिए हैं। और अपने जब खुद से सोचिएगा तो अपने बारे में मतलब बेहतर ही सोचिएगा, ऐसा मतलब जो सही चीज़ आपके अनुसार से लगेगा, जो हम लोग के अनुसार से होगा वो सही चीज़ नहीं सोचेगा। हम लोग तो सोचेंगे कि आप लोग पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप लोग अपने अनुसार से सोचेगा। एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो पढ़ के क्या करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके का ऐसे भी 11th हर साल का इस तरीके का है, लेवल जो है ना स्टूडेंट का ना जितना भी साल से पढ़ा रहे हैं, पिछले साल से जिस तरीके का स्टूडेंट पिछले साल होंगे फिर अगले साल उससे भी कम मतलब उस तरीके का होगा जो पढ़ने लिखने में, फिर अगले साल उससे भी कम, मतलब कि लेवल जो है वो पढ़ाई का जो स्टूडेंट के प्रति यानी कि स्टूडेंट का अपना एक जिज्ञासा होता है पढ़ने लिखने का, वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे। बस फॉर्मेलिटी करने के लिए बाहर आए या मुकाम आए कहीं भी आए, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आ जाते। तो बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा सा समझिए, अभी टाइम है, दिन भर में आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्कूल चलता होगा या इस तरीके का जहाँ भी होगा
वहाँ पे जाना होता होगा, तरह तरह का क्लास करना पड़ता होगा, तो अभी सब कुछ 24 घंटे में आपको बिल्कुल फ्री, जब मन हो तब पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए। ठीक है, ऐसा हमने बोले 18 घंटा कभी आज तक नहीं बोलते, किसी को नहीं बोलते। अगर 1 घंटा हो रहा है, आधा घंटा हो रहा है, उतना देर ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, डेली पढ़िए। ठीक है, जिस तरीके से हम हर दिन पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप हर दिन पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, बाकी आज 26 तारीख हो गया, कल 27, कल तक एडमिशन अगर ले लिए आप लोग तो आगे का क्लास जियो मीट पर लाइव चलेगा, अन्यथा जो है आपका यूट्यूब वाला क्लास बंद हो जाएगा। कल तक क्लास है आप लोग का यूट्यूब पर। ठीक है, और कल तक ही है फ़ी जो 3500 है 11th का या 12th का, दोनों का। 11th में अभी पढ़ रहे हैं तो 11th का 3500 जो फ़ी होगा पूरे साल का, मतलब 11th का कोर्स का, उसमें अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ 2100 रुपया लगेगा। लेकिन परसों से फिर वही फिर 3500 ही हो जाएगा, जो आप एक बार में जमा कीजिए या 2 बार में जमा कीजिएगा उतना ही लगेगा। ठीक है, तो कल तक अगर संभव है तो एडमिशन ज़रूर ले लीजिए। देखते हैं उसी का क्वेश्चन। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। एक्स वाई जेड ABC कुछ भी कर लिख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। चल देखिए कुछ भी लिख लीजिए। m पे -x, l पे -2y, t पे z इज इक्वल टू, इधर अपने मन से कुछ रख लेते हैं, 3/2 l 5/4 t -2। चल देखिए अब क्या कीजिएगा, तो बीमीय समघातता सिद्धांत से क्या कीजिएगा, सिर्फ एक जैसा को, मतलब m को m से इक्वेट कीजिए, l को l से इक्वेट कीजिए, t को t से इक्वेट कीजिए। तो इधर m पे -x है, एक्सपोनेंट 3/2 है, तो हो जाएगा -x इक्वल टू 3/2 और x का इधर माइनस उधर कर दीजिए, -3/2। दूसरा l को कीजिए, l -2y इक्वल टू l 5/4, यानी कि -2y, सिर्फ पावर को, मतलब पावर को बराबर, घात को बराबर कर देना, बस उसी से x y z का आंसर निकालना। तो 5/4 आंसर चाहिए आपको किसका, y का। तो -2 उधर जाके, इधर इंटू में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 × -5/-8, और एक बच गया z का। तो t पे z इक्वल टू, t पे -2, z इक्वल टू -2। चलिए लिखिए जल्दी से। लिख लिए या नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। समघातता या होमोजेनिटी जो है उसमें सिर्फ इतना याद रखना है, घात को एक ही जैसा जो क्वांटिटी है उसके घात को बराबर करना, पावर को या एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं। दूसरा x/2, l पे y/3, t पे z/5 इक्वल टू m -2 l -4/3 t कुछ भी 5। तो फिर से वही करना है, m x/2 m -2, m को m से ये अब खुद से कर लीजिएगा, x/2 -2 और x इक्वल टू 2, इधर डिवाइड में इधर आके इंटू,
-4। यल y/3 इक्वल टू यल -4/3। y/3 इक्वल टू -4/3, 3 से 3 दोनों तरफ कैंसिल, y इक्वल टू -4। फिर z का निकालिएगा तो t वाले को इक्वेट कीजिएगा, z/5 t5, z/5 इक्वल टू 5 और z इक्वल टू 5 × 5 मीन्स 25। लिखिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखते रहिएगा बाद में। तीसरा, अब अगर इस तरीके का x + y/2 यल इक्वल टू -y/4 t इक्वल टू z + x/2, इधर दिया हुआ है m कुछ भी 5/2 यल 3/4 t -2, कुछ भी लेके अपने मन से बना सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। चल देखिए अब करते हैं, m x + y/2 m 5/2 x + y, सिर्फ पावर को, m से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ m 5/2, 2 दोनों तरफ, इसका मतलब x + y = 5। अब देखिए इसमें आपको किसी एक का आंसर पता होगा तब ना आगे बनाइएगा। x + y = 5, तो या तो x का आंसर पता होना चाहिए या y का। तो आगे अब सोल्व कीजिए, इसको अब बाद में फिर सोल्व करेंगे। तो y का आंसर निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पे रख दीजिएगा तो आंसर बन जाएगा माइनस, यानी कि अब यल वाले कीजिएगा -y/4 इक्वल टू यल 3/4 -y/4 इक्वल टू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, -y इक्वल टू 3। अब इस y का वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हैं, y बराबर ये y का आंसर निकाल लीजिएगा तो कितना -3 हो जाएगा। -3 रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -3, x + -3 इक्वल टू 5, x + -3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, इधर से प्लस जाकर हो जाएगा 8। एक बच गया अब z का, तो t z + x/2 t -2 मीन्स हो गया z + x/2 -2 और z + x -2 और ये 2 जाके इधर गुण 2 -4। इसके नीचे भी दिख रहा है z + x इक्वल टू -4, z x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू कितना था 8 इक्वल टू -4, इधर से प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -4 -8 -12। लिखिए जल्दी से। तो इस तरीके से आगे इसका यूज होगा एक्सपोनेंट बराबर करने वाला। आगे डायमेंशन का जब यूज पढ़िएगा तो उसमें इसका यूज होता है।
हो गया लिखा हुआ, हो गया। तो इसी तरीके से कहीं भी रहेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जब समझने में, पढ़ने में या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। M4L2 ऐसा दिया, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? क्या कीजिएगा? वही चल लिखिए, पहले ही बताए जो है उसका तो आंसर होगा, जो नहीं है उसको जीरो। कल भी बताया ऐसा, टी नहीं है तो टी को इसमें जीरो के बराबर कर लीजिए, तो बाकी तो अब हो ही जाएगा। mx = m4 यानी कि x = 4 -3y = L2 और -3y = 2, y = 2/-3, इधर इंटू में इधर जाकर डिवाइड, और z t5z = t पे 0 और 5z = 0, z = 0/5 मीन्स 0। हो गया। तो जो रहेगा, अगर मान लीजिए यल ही नहीं रहता तो इसी का आंसर 0, अगर यम ही नहीं रहता तो यम का आंसर 0, जो नहीं रहेगा उसका आंसर 0 कर देना। ठीक है, इतना लिखिए, आगे पढ़ते हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला यानी कि बीमीय समीकरण का उपयोग। चल देख, अगला टॉपिक है बीमीय समीकरण का उपयोग। यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन या फॉर्मूला, मतलब बीमा जो बनता है किसी भौतिक राशि का, उसका क्या उपयोग होता है ये पढ़ना है। तो बीमीय समीकरण का 3 उपयोग होता है। बीमीय समीकरण का हमें कितना उपयोग पढ़ना है? 3 उपयोग पढ़ना है। सबसे पहला होता है जब किसी भौतिक राशि को बदलना होता है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में। ठीक है, जैसे पद्धति पर है मात्रकों की पद्धति, कौन कौन सा? FPS, CGS, MKS, यही 3 होता है मुख्यतः। MKS और SI एक ही होता है। तो CGS से अगर किसी को बदलना है MKS में, या MKS से किसी को बदलना है CGS में, तो ये कर सकते हैं हम किससे? बीमा का यूज करके। ठीक है, दूसरा है सूत्रों की सत्यता की जांच करने के लिए, यानी कि कोई भी सूत्र अगर दिया हुआ है तो वो सही है या गलत है उसका हम जांच कर सकते हैं बीमीय समीकरण से। ठीक है, और तीसरा होता है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। जैसे बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F में, M में और A में कैसे संबंध बनता है ये कार्य, यानी कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W में, F और S में कैसे रिलेशन बनता है ये। तो 3 तरीके का इसका उपयोग है। पहला उपयोग इसका जो हुआ वो ये हुआ टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए। दूसरा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फार्मूला, मतलब कोई भी फार्मूला दिया हुआ है उसका
चेक करना कि वो सही है या गलत, उसके लिए भी हम बीमा का यूज करते हैं। और तीसरा, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि अलग अलग भौतिक राशि जो होता है उसके बीच में जो संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं बीमीय समीकरण का उपयोग करके। तो 3 उपयोग, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए बीमीय समीकरण का उपयोग। 1 नंबर डाल के लिखिए। पहले तीनों एक एक करके लिख लेते हैं। पहले तीनों जो लिखा है वो वाला लिखना है। पहला 1 नंबर वाला हो जाएगा, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए। इंग्लिश वाले में होगा टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दूसरा होगा भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करने के लिए, यानी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। और तीसरा होगा विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, यानी टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये 3 हो गया, तीनों लिख लीजिएगा एक एक करके, लाइन लाइन, मतलब एक लगातार 3 यूज इसका होता है। जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए ये बीमीय समीकरण का उपयोग पहला हम पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए करना क्या। मान लीजिए पहली पद्धति में किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, जैसे ये लिखते हैं 5 kg, तो ये इसका मान हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट वाला जो वैल्यू, और ये इसका यूनिट हुआ, यही हुआ। जैसे 10 मीटर लिखा हुआ तो ये इसका यूनिट है और ये इसका क्या है, कांस्टेंट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर पहली पद्धति मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान n1 है और उसका यूनिट उसमें u1 है। पहला कोई पद्धति है, लिखना इस तरीके का है। मान लिया कि प्रथम पद्धति में कोई भौतिक राशि a है, कोई भौतिक राशि a है जिसका आंकिक मान n1, जिसका आंकिक मान n1 तथा मात्रक u1 है, तथा मात्रक u1 है। अब देखिए ये 5 और kg किस में है, इंटू में ना, u1 है, तो a बराबर n1 गुने u1, a बराबर n1 गुने u1। इतना समझ में आया। इंग्लिश वाले में लिखेंगे सपोज दैट इन फर्स्ट सिस्टम द न्यूमेरिकल वैल्यू of physical quantity A, capital A, physical quantity A is n1, and its unit is u1, and its unit is u1, then A is equal to n1 into u1, A is equal to n1 into u1। चल देखिए, अब जो है, अब 5 जो अंक है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका पहले पढ़ चुके हैं कि डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन सिर्फ किसका होगा, यूनिट का होगा। मतलब ये केजी है तो केजी यानी कि मास हो गया, मास का डायमेंशन कितना है, ये मीटर है यानी कि लेंथ हो गया, दूरी हो गया, दूरी का डायमेंशन कितना, एल होता है। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन सिर्फ किसका होगा, u1 का होगा। तो अगर मान लीजिए कि पहला जो सिस्टम है उसमें इसका जो लिखा हुआ है डायमेंशन वो इस फॉर्म में है, जिसमें मास m1 से लिखा हुआ है, लेंथ l1 से लिखा हुआ है, t1 से, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम का इस कारण से लिख रहे हैं, सब में 1 लगा रहे हैं। और जिसमें पहले पे घात x, दूसरे पे घात y और तीसरे पे घात z है, यानी कि एक्सपोनेंट जो है, पावर जो है वो पहले पे m1 पे x है, l1 पे y है और t1 पे कितना z है। तो ये u1 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, m1 x, l1 y, t1 z। यहाँ तक लिखे n1 इंटू u1। इसके आगे लिखे if the dimensional formula of unit u1, if the dimensional
फॉर्मूला ऑफ u1 is in the form of m1 कॉमा डाल के m1 l1 and t1, m1 l1 and t1, m1 l1 and t1 on which the exponent is x, y and z respectively, x, y and z respectively, x, y and z respectively. Therefore u1 is equal to m1 पे x डाल दीजिए, l1 पे y और t1 पे z. u1 is equal to m1 x l1 y t1 z. इतना हो गया. ये इसी को हिंदी में लिखे यदि मात्रक u1 का बीमा m1 l1 तथा t1 के रूप का हो जिस पर घात क्रमशः x, y तथा z हो, तो u1 बराबर m1x l1y t1z, u1 बराबर m1x l1y t1z, u1 बराबर m1x l1y t1z, m1x l1y t1z. हो गया इतना. इस u1 का मान यहाँ पे रख दीजिए. u1 का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 हो जाएगा a इज इक्वल टू n1, क्योंकि इसका कोई बीमा नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता अंक का. बगल में ये m1x l1y t1z. ये फर्स्ट इक्वेशन है. लिखिए a इज इक्वल टू n1 इंटू m1x l1y t1z, n1 इंटू m1x l1y t1z. हो गया. ये पहली पद्धति का निकाले. अब बताइए दूसरी पद्धति में. अगर कहने का मतलब ये हुआ कि एफपीएस सिस्टम में यानी कि एफपीएस पद्धति में अगर लंबाई है तो सीजीएस पद्धति में जाके वो द्रव्यमान हो जाएगा. ऐसा होगा कि लंबाई ही रहेगा. अगर लंबाई है तो कोई भी पद्धति होगा वो लंबाई होगा, मात्रक भले बदल जाता है. जैसे फुट पाउंड सेकेंड है तो फुट वाले में या पीएस वाले में लंबाई को फुट में मापते हैं, सीजीएस वाले में लंबाई किस में सेंटीमीटर मापते हैं. लेकिन या पीएस में भी वो लंबाई जो है वो लंबाई ही रहता है यानी कि दूरी ही रहता है, और सीजीएस में भी वो क्या होता है दूरी. ऐसा नहीं होगा कि इसमें लंबाई है और उसमें जाके द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि एक में लेंथ है और दूसरे में जाके मास हो जाएगा. ऐसा होगा नहीं होगा. तो कहने का मतलब अगर ये भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी ए था तो दूसरे में भी ये क्या रहेगा ए ही रहेगा. मतलब लंबाई अगर होगा द्रव्यमान अगर हो जो भी होगा वो वही रहेगा. इस कारण से ये पहला में अगर ए है तो दूसरा में भी ए ही रहेगा. लेकिन इसका ये आंकिक मान और मात्रक क्या होगा बदल सकता है. जैसे 1 मीटर तो ये 100 सेंटीमीटर होता है. तो ये एमकेएस में ये 1 है, यहाँ अंक देखिए कितना हो गया 100 हो गया. तो n1 और n2 बदल गया ना. यहाँ n1 1 है और n2 कितना 100 हो गया. अब ये मात्रक है मीटर, ये सेंटीमीटर, ये भी बदल गया. मतलब u1 भी बदल सकता है और n1 भी बदल सकता है. लेकिन यहाँ भी ये लंबाई है और यहाँ भी क्या है लंबाई है. तो वो भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा. ये अगर ए है तो दूसरे पद्धति में यानी सेकेंड सिस्टम में भी ये ए ही रहेगा. आंसर बदलेगा ये अंक वाला और इसका मात्रक.
लिखिए आगे। तो दूसरी पद्धति में मान लीजिए N2 है और U2 है। लिखिए अब यदि दूसरी पद्धति में भौतिक राशि A का आंकिक मान N2 तथा मात्रक U2 हो तो A बराबर क्या हो जाएगा, N2 इंटू U2। A बराबर N2 गुने U2। इंग्लिश वाले में लिखेंगे इफ in second system the numerical value of physical quantity A is N2 and unit is U2 then A is equal to N2 into U2। then A is equal to N2 into U2। अब फिर से जैसे यहाँ पे किए थे कि इसका कोई डायमेंशन यानी कि बीमा नहीं होता, तो बीमा सिर्फ इसका होता है। तो अब इसमें ये जो 1 1 करके लिख रहे थे उसको 2 से लिख लीजिएगा। लेकिन अभी तुरंत पढ़े प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, घातता का समघातता का सिद्धांत, तो अभी भी घात उसमें भी x ही होगा, y ही होगा और क्या होगा, z ही होगा। सिर्फ ये m2 कर दीजिए, l2 कर दीजिए और t2 कर दीजिए। लिखिए ठीक है। दूसरी पद्धति में मात्रक U2 की बीमा को M2 L2 तथा T2, सब में 2 लगा लीजिए, M2 L2 तथा T2 के रूप में निरूपित किया जाता है जिस पर बीमीय समघातता सिद्धांत के अनुसार घात क्रमशः x y तथा z ही होगा। घात क्रमशः x y तथा z ही होगा। तो U2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 पे x, L2 पे y, T2 पे z। तो U2 बराबर M2x L2y T2z। U2 बराबर M2x L2y T2z। इंग्लिश वाला में लिखिए इन सेकेंड सिस्टम the unit U2 is represented in the form of M2 L2 and T2। M2 L2 and T2 T2
and by the principle of homogeneity, and by the principle of homogeneity, by the principle of homogeneity, the exponent bear x, y and z respectively. The exponent bear x, y and z respectively, x, y and z respectively, then ये u2 इक्वल टू m2x l2y t2z। घात जो है एक्सपोनेंट जो है अभी भी वही होगा, क्योंकि अभी तुरंत पीछे पढ़े थे पीमीय समघातक का सिद्धांत, जिसमें m को m के बराबर घात करते हैं, l को l के बराबर और t को t के। तो यहाँ x था तो यहाँ भी x l पे, यहाँ भी ये y तो यहाँ भी t पे z, तो z सिर्फ जो उसमें 1 था उसको 2 कर दिए। अब u2 का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। u2 का मान रखने पर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ u2, तो ये बराबर हो जाएगा n2 गुने m2 पे x, l2 पे y और t2 पे z। ये दूसरा इक्वेशन। ए बराबर n2 इंटू m2 पे x, l2 पे y, t2 पे z। हो गया। अब देखिए पहला और दूसरा इक्वेशन, पहला और दूसरा समीकरण देखिएगा तो एक तरफ वाला तो आंसर दोनों का यही ना, क्योंकि यहाँ भी भौतिक राशि यही था, यहाँ भी भौतिक राशि है, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ भी फिजिकल। एक तरफ वाला बराबर मतलब दूसरी तरफ वाला एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को समतुल्य करने पर, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को समतुल्य करने पर, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक पत्ती से दूसरे पत्ती में बदलने के लिए फॉर्मूला भी निकाल लेंगे और इसी के यूज़ से आगे चेंज करके देखेंगे फिर कैसे चेंज होता है। 1 और 2 को समतुल्य कीजिएगा तो एक में है n1 इंटू m1 पे x, l1 पे y, t1 पे z। इधर है n2 इंटू m2 पे x, l2 पे y, t2 पे z। हो गया। चल देखिए अब इसमें जब चेंज आगे करिएगा तो ही आंसर निकालना होगा। अगर n1 दिया हुआ है तो n2 निकालना होता है, और अगर n2 दिया हुआ है तो n1। बाकी बीमा यानी कि डायमेंशन जो है, जैसे वर्क आ गया तो वर्क आ गया, कहीं पे कार्ज आ गया तो कार्ज का बीमा पीछे निकाल लिए होंगे तो ml²t-2 होता है। बीमा निकालने बोले थे, निकाल लिए होंगे। तो इसमें जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए m पे कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, x का आंसर 1, y का आंसर 2 और z का आंसर -2। अगर यही बल आ गया, फोर्स का निकाले होंगे तो कितना होता है mlt-2, तो x का 1 हो जाएगा, y का भी 1 और z का -2। तो ये खुद से आपको मतलब जो क्वांटिटी रहेगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करना है, तो वहाँ से x, y और z का आंसर निकल जाए। दो ही आंसर निकालना होगा। अगर n1 दिया हुआ तो n2 का आंसर निकालना होता है, और अगर n2 दिया हुआ तो n1 का आंसर। तो इसमें अगर n1 निकालना है तो ये इधर इंटू में उधर जाके डिवाइड, तो n2 इंटू m2 पे x, y t2 पे z बाई m1 पे x, l1 पे y, t1 पे z। और n1 का जो फॉर्मूला बना सकते हैं वो इस तरीके का, n2 जिस पे एक जैसा है, यहाँ भी x यहाँ भी, उसको एक बार साथ लिख लीजिए, m2 बाई m1 पे x, l2 बाई l1 पे y, सब इंटू में t2 बाई t1 पे z। ये हुआ फॉर्मूला एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने का, जिसमें x, y और z का फॉर्मूला आपको खुद से निकालना है, मतलब याद जो पीछे डायमेंशन निकालना सीखे हैं उससे रखना है। फोर्स आ गया तो ये रखाएगा, पावर आ गया तो पावर का डायमेंशन से x, y, z निकलेगा, वेलोसिटी आ गया तो वेलोसिटी के डायमेंशन से यानी वेलोसिटी के बीमा से, वेग के बीमा से निकालिएगा x, y, z। तो जो भौतिक राशि जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगा उसका डायमेंशन यानी बीमा यूज करके x, y, z का पता लगाइएगा,
उसके बाद ये सोल्व होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में सिर्फ अब रखना होता है और सोल्व हो जाता है। तो आगे कल क्वेश्चन करेंगे कैसे चेंज होता है, इतना पढ़ के रहिए। कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आए ज़रूर पूछिए, ठीक है। और कल तक की क्लास जो है वो यूट्यूब पे होगा। उसके बाद कब से क्लास लाइव चलेगा, कहाँ चलेगा, इसकी जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर पता होगा, ठीक है।